नमस्कार, आप देख रहे हैं आखिरी सौदा और मैं हूं हर्षदा सामंत। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और देख लेते हैं आखिरी एक घंटे का एक और इस वक्त अगर आप देखें तो बाजार नए रिकॉर्ड पर है और सबसे बड़ी बात है इस वक्त बाजार की जो है रिकॉर्ड ऊंचाई बनाते हुए सेंसेक्स और निफ्टी। हालांकि बैंक निफ्टी में भी काफ़ी ऊपर के लेवल्स दिखे लेकिन वो लेवल्स एक्चुअल नहीं थे। अभी जो दिख रहे हैं वो लेवल्स ज़्यादा काम के हैं। मिड कैप शेयरों में और सरकारी बैंक्स में बड़ी तेज़ रफ्तार बनती हुई दिख रही है। बैंक निफ्टी काफ़ी तेज़ी से उछला है, यहाँ अच्छी खरीदारी होती हुई दिख रही है। इसके अलावा पिटे हुए दो सेक्टर आईटी और फार्मा, आज के सेशन में सबसे ज़्यादा बाजार में तेजी का एक्शन यहीं पर देखने को मिल रहा है और यहीं से लीडरशिप आती हुई दिख रही है। न सिर्फ यहाँ से बल्कि टेलीकॉम शेयरों में भी आज बड़ा उछाल है और ये भी बाजार में अच्छी मजबूती देने का काम कर रहे हैं। लेकिन वायदा कारोबार से दो बड़े संकेत आते हुए दिख रहे हैं और बेहद इंटरेस्टिंग संकेत है। क्या 9700 जहाँ पर कॉल ऑप्शन में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट था, इस लेवल को पार किया है बाजार ने। तो जाहिर सी बात है कि 9700 के इतना ऊपर आने के बाद अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग हो रही है। जिन लोगों ने कॉल्स बेचे थे वो अपने कवर करते हुए दिख रहे हैं। और एक और इंटरेस्टिंग बात है कि अब 9700 के पुट में आज दिन के दौरान 20 लाख शेयर नए जुड़ गए। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब आज ट्रेडर्स ये मानकर चल रहे हैं कि एक बड़ा ब्रेकआउट लाइफ टाइम हाई के ऊपर बाजार को मिला है और बाजार अब 9700 को आसानी से तोड़ेंगे नहीं। 20 लाख शेयर पुट में बेचे गए यानी कि तेजी की पोजीशन बनी है। लेकिन एक और बड़ा आंकड़ा है, उस पर नजर रखनी चाहिए और वो है पुट कॉल रेशियो। 1.36 पर अब आ चुका है पुट कॉल रेशियो। और पुट कॉल रेशियो जब हायर लेवल की तरफ बढ़े तो थोड़े से सावधानी के संकेत आते हैं ऊपरी स्तरों पर। फिलहाल तो शॉर्ट कवरिंग के चलते पुट कॉल रेशियो में बड़ी बढ़त है। देखते हैं दिन के अंत तक किस तरह का माहौल दिखता है, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं चौतरफा खरीदारी का दिन है। हर्षदा, शुरुआती झटकों के बाद जब एक्सचेंज ने अपनी पूरी ट्रेडिंग शुरू की है तो अब बेहद दमदार प्रदर्शन, दमदार। और आप कह सकते हैं कि जो भी यहाँ पर 3 घंटे ट्रेड नहीं कर पाए लोग, वो पूरा हिम्मत डाली है, पूरा जोर लगाया और यही वजह है कि हम इन हाइस पर ट्रेड करते हुए 9775 के लेवल इस समय अनिल देखिए स्क्रीन पर 100 पॉइंट ऊपर निफ्टी ट्रेड करता हुआ। सेंसेक्स में तो सुबह से जोश था, अब 375 अंकों की बढ़त है, यानी कि यहाँ पर 400 अंकों की बढ़त देखने को मिलेगी कुछ देर में, ऐसा पूरा माहौल है। मिड कैप्स देखिए अच्छी खासी मदद कर रहे हैं, यहाँ पर 150 पॉइंट का उछाल आ चुका है। और बैंक निफ्टी में जैसे आप मेंशन कर रहे थे जोश है, खासकर सरकारी बैंकों की अगुवाई में तेजी आई है। यहाँ पर भी आप देखिए डबल सेंचुरी लगती हुई, तो मूड पूरी तरह से तेजी का है आज ट्रेड में। ओके, तो ये है तेजी का माहौल। बता दें आपको कि आज आपके लिए क्या कुछ खास है हमारे शो में। एनएसई पर ट्रेडिंग ठप होने के कारणों से फंसे हुए सौदों का क्या होगा, ये आप सब लोग जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। इस पर बातचीत करेंगे हम कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड के एमडी नीलेश शाह से। रिजल्ट सीजन शुरू होने वाला है इस हफ्ते, नतीजों पर कहाँ नजर रखें। हमारे साथ कोटक म्यूचुअल फंड के एक और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अंशुल सहगल साहब कार्यक्रम में शामिल होंगे। और आज का स्टार परफॉर्मर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, नाम स्मॉल फाइनेंस बैंक है लेकिन बहुत ही बड़ी और दमदार लिस्टिंग बताई है इस स्टॉक ने। इस 50% के बड़े उछाल के बाद मुनाफा वसूल करें या फिर करें इंतजार थोड़ी और तेजी का, बताएंगे। इंडसइंड बैंक के नतीजे कल आने वाले हैं, कैसे रहेंगे नतीजे से पहले सीएनबीसी आवाज का अनुमान आपकी स्क्रीन पर होगा, पूरा एनालिसिस कि इन नतीजों में क्या कुछ आपको देखना और समझना चाहिए। लेकिन हर रोज की तरह स्टैंडर्ड मेनू आपके लिए है, कहाँ करें लॉन्ग कहाँ करें शॉर्ट, बताएंगे राहुल शाह आपसे थोड़ी देर में। आपको वायदा कारोबार के लिए 3 बजे निफ्टी पर 3 कॉल्स और 3:15 बजे बीटीएसटी। आज लगाओ कल कमाओ, 4 एक्सपर्ट्स के द्वारा बीटीएसटी कॉल्स आज ही के शो में। लेकिन कौन से स्टॉक से जो आज एक्शन में है वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। सबसे पहले देखिए सरकारी बैंक, यहीं पर हम देख रहे हैं पूरा जोश देखने को मिला है। पंजाब नेशनल बैंक 4% ऊपर, यूनियन बैंक, देना, ओबीसी और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे काउंटर्स हैं जहां पर तगड़ा वॉल्यूम एक्शन और 2-2.5% से ज्यादा की बढ़त देखी गई है इन स्टॉक्स में। इसके अलावा आज तेजी आई है टेक्नोलॉजी कंपनियों में भी। टीसीएस में सबसे ज्यादा एक्शन है, 3% ऊपर ये। विप्रो इंफोसिस में लगभग 1% का उछाल, लेकिन मिड कैप्स में सैस्केन और मैस्टेक जैसे काउंटर्स हैं जहां पर हमने देखा है दमदार तेजी बनती दिखाई दी है। एक और सेक्टर जो लार्जली ऑफ द रेडार था पिछले कई ट्रेडिंग सेशंस के लिए या फिर महीनों के लिए, फार्मा। डीवीज लैब ऑफ कोर्स इनको
इनकी वाइजैक यूनिट के लिए पार्शियल नॉट मिला है, इंपोर्ट अलर्ट जो लगा था वो हट गया है, लेकिन एक और क्लॉज है जिस पर गो अहेड चाहिए यूएसएफडीए की ओर से। वो स्टॉक 6% ऊपर। सिप्ला, लुपिन, सन फार्मा, औरोबिंदो ये दूसरे काउंटर्स हैं दिग्गजों में जहां पर तेजी बनती हुई जरूर दिखाई दी है। अब इंडेक्स पर नजर डालें तो दूसरे कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें एक्शन है। टाटा मोटर्स, ऑफ कोर्स जेएलआर की बिक्री के आंकड़ों पर हमने देखा है थम्स अप मिला है एफआईआई ब्रोकरेजेस की ओर से। ये स्टॉक 446 पर ट्रेड करता हुआ। टाटा पावर, टेलीकॉम में जबरदस्त एक्शन है। भारतीय एयरटेल ऑफ कोर्स लीड कर रहा है उस मूव को। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ओएनजीसी भी दिग्गजों में शामिल है जहां पर हमने देखा अच्छी तेजी बनती हुई दिखाई दी है। आज की धमाकेदार लिस्टिंग, एयू स्मॉल फाइनेंस 542 के आसपास ट्रेड करता हुआ, तो काफी तगड़े रिटर्न इसने दिए हैं अपने पहले दिन जब ये लिस्ट हुआ है। और मिड कैप में देखिए जहां पर हमने देखा लगभग 150 पॉइंट का उछाल बनता दिखाई दिया। सद्भाव इंफ्रा जैसा काउंटर अपर सर्किट पर। थायरो केयर में आज हम देख रहे हैं 18% की बढ़त। कर्नाटका बैंक, रिलायंस कम्युनिकेशन, रेपको होम फाइनेंस, ये अलग अलग स्टॉक्स है जहां पर तेजी दिखी है। तो ये तमाम स्टॉक्स है जो आज दिख रहे हैं एक्शन में, और इन्हीं पर फटाफट एक बार राय ले ली जाए। राहुल शाह हमारे साथ हैं मोतीलाल ओसवाल से, और उनसे पूछते हैं कौन से हैं वो स्टॉक्स जहां पर आप लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन आज बना सकते हैं। डिवीज लैब, राहुल सबसे पहले इसी पर राय लेना चाहता हूं। आज का स्टॉक परफॉर्मर 8-8.5% का बड़ा इजाफा और 7% ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ। 740 पर क्या करना चाहिए? अनिल जी, ओवरऑल देखें तो सभी फार्मा स्टॉक्स में आज हमने लॉन्ग बिल्टअप वो देखने को मिले हैं कि काफ़ी सारे में शॉर्ट भी कटे हैं लेकिन फ्रेश लॉन्ग बनते भी देखे हैं। जैसे औरोबिंदो लीड कर रहा था कितने दिनों से, तो औरोबिंदो में, सन फार्मा में, लुपिन में, तीनों स्टॉक्स में डीवीज का भी काउंटर देखे तो अच्छी खासी लॉन्ग बिल्टअप देखने को मिले हैं। तो मैं मानूंगा काफ़ी स्पेकुलेटिव स्टॉक जरूर रहा है, लेकिन स्टॉप लॉस रखिए उसमें। ये वापस 770 तक ये जा सकता है, जिस तरह से पैटर्न बना है अभी तो वहाँ जा सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर रखिए 715 का। 715 का स्टॉप लॉस लगाइए और डीवीज में तेजी की पोजीशन ली जा सकती है। जस्ट डायल भी आज थोड़े से एक्शन में है, 3% का ओपन इंटरेस्ट में उछाल, लेकिन स्टॉक देखिए 4% ऊपर है। राहुल, क्या सलाह होगी? आई थिंक जस्ट डायल काफ़ी स्पेकुलेटिव रहा है ये स्टॉक और वॉलेटाइल रहा है, तो मैं बेस्ट स्ट्रेटेजी इसको अवॉइड ही करिए क्योंकि इसमें कुछ जिस तरह से वॉलेटिलिटी रहती है तो मेरे ख्याल से बेस्ट ट्रेडर्स में स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, तो मैं मानूंगा कि यहाँ पे अवॉइड करिए। ओके राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और बाजार पर हमारे दर्शकों को राय देने के लिए। ब्रेक का वक्त है और इस ब्रेक के उस पार हमारे साथ जुड़ेंगे कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ नीलेश शाह साहब। उनसे पूछेंगे आज एनएसई में जो कुछ तकनीकी दिक्कतें आई उसके क्या मायने हैं, और साथ ही बाजार पर भी लेंगे उनका व्यू इस छोटे से ब्रेक के बाद। अंक ऊपर है सेंसेक्स और निफ्टी पर 112 अंकों की मजबूती, 0.5% से ज्यादा मिड कैप इंडेक्स मजबूत है 150 अंकों की उछाल के साथ। और बैंक निफ्टी देखिए अब अपनी मजबूती धीरे धीरे बढ़ाता हुआ 23,700 के बेहद नजदीक, 1% के इजाफे के साथ 235 अंक मजबूती के साथ बैंक निफ्टी में कारोबार होता हुआ दिख रहा है। और पूरी की पूरी तेजी देखिए 3% के आसपास पीएसयू बैंक इंडेक्स ऊपर है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सेबी ने जो पी नोट्स में ट्रेडिंग पर एक तरह से बैन लगाने की बात कही है उसका असर उन तमाम सरकारी बैंक्स पर पड़ता दिख रहा है जहां पर काफ़ी शॉर्ट पोजीशंस बने हुए थे। चलिए, लेकिन आज का सेशन बड़ा एक्शन भरा रहा है, एक्शन दोनों ही तरफ रहा है और सुबह एनएसई का एक्शन नहीं हो पाया, वो भी अपने आप में एक बड़ा एक्शन था। तो आइए बात करते हैं बाजार के जाने माने दिग्गज और कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ नीलेश शाह हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। स्वागत है नीलेश भाई आपका। अब जो हो गया सो हो गया, एक्सचेंज बार बार खुलने की कोशिश करता रहा, बंद हुआ, खुला, फाइनली अब हम अच्छे से ट्रेड कर रहे हैं, लाइफ हाई पर ट्रेड कर रहे हैं। मैं आपसे कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव एक रिप्लाई ये लेना चाहता हूं कि आज के एपिसोड से हमारे लिए, कैपिटल मार्केट के लिए, एक्सचेंजेस के लिए, ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स, ब्रोकर्स, सबके लिए सबक क्या है, क्या सीखना चाहिए हमें? एसेंशियली एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनानी चाहिए कि अगर ये तकलीफ हो तो हम क्या रिएक्शन देंगे। अगर कैश चल रहा है तो एफएनओ में क्या, अगर कैश बंद हो गया तो एफएनओ में क्या करने का, अगर एफएनओ बंद हो गया तो कैश में क्या करने का, किस तरह से हम ब्रोकर से कम्युनिकेशन करेंगे, किस तरह से हम इन्वेस्टर से कम्युनिकेशन करेंगे, अगर किसी की शॉर्ट पोजीशन है तो उसको कैसे सेटल किया जाएगा। मतलब कुछ हद तक ये जो एक्सपीरियंस हमें मिला है
उसकी एनालिसिस करके हमें एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनानी चाहिए, ताकि जब ऐसी चीज़ भविष्य में अगर हुए, कोशिश यही करनी चाहिए कि ना हुए, बट अगर हुए तो हम उसे किस तरह से रिस्पॉन्ड कर पाए। नीलेश जी, यहाँ पर हमने देखा एनएससी आज थोड़ा सा धीमा रहा, आई एम श्योर, क्योंकि उनके सर पर यही होगा कि कैसे इस एक्सचेंज को शुरू किया जाए ताकि ट्रेडर्स को आगे दिक्कत ना हो। लेकिन जो आपने कहा कि भरपाई कौन करेगा, क्या आपको लग रहा है जो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड है उसमें से भरपाई होगी? क्योंकि अभी भी ये क्लियर नहीं है कि पे इन पे आउट कैसे सेटल होगा। जो सुबह में सौदे लिए गए थे उनका क्या हुआ, उस पर आपको क्या लग रहा है एंड ऑफ द डे एक्सचेंज आकर क्लैरिफाई करेगा? हर कॉन्ट्रैक्ट में एक फोर्स मेजर होता है, जिस हिसाब से अगर कोई ऐसी इवेंट हो जाए जो कि नॉर्मल डिस्क्रिप्शन से बाहर है, तो फिर उसे फोर्स मेजर कहा जाता है और उसके लिए हर किसी को अपनी खुद जी। बट इट इज़ टू अर्ली टू से कि ये जो एक्सपीरियंस हुआ वो फोर्स में आता है, बाहर आता है, क्लियरली एक्सचेंज। लगता है आज थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत है आज पूरे दिन भर हर जगह आती हुई दिख रही है। अब हमारा संपर्क थोड़ा सा मुश्किल से हो पा रहा है नीलेश भाई से। हम कोशिश करेंगे उनसे फिर से बातचीत करने की। इस बीच हमारे साथ kiranjadhav.com के किरण जाधव भी इस वक्त कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। किरण जी, क्या तेजी हो रही है, जबरदस्त, बताइए। इन लेवल्स पर भी हिम्मत है और खरीदारी करने की? निफ्टी, बैंक निफ्टी, क्या खरीदना पसंद करेंगे? अरे जी, दोनों खरीदने चाहिए, बैंक निफ्टी दोनों खरीदने चाहिए, क्योंकि अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। और हमेशा देखा जाता है कि एक शॉर्ट कवरिंग के टाइम पे एक अच्छी खासी रैली देखने को मिलती है। अगर हम डेरिवेटिव डेटा देखते हैं तो 9900 10,000 के कॉल्स में भी अच्छी खासी जमाव देखने को मिल रहा है। और निचले स्तरों पे करीबन 9600 9700 के पुट में राइटिंग होती नजर आ रही है। तो शिफ्ट पूरा चेंज होता नजर आ रहा है और ये शॉर्ट कवरिंग चलते बहुत अच्छी रैली देखने को मिलेगी। मैं आपको सुन रहा था और आप पुट कॉल रेशियो की बात कर रहे थे। ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो कि हर निवेशक को ध्यान में रखना चाहिए। पुट कॉल रेशियो बहुत बढ़ चुका है, तो सिर्फ ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ, स्ट्रिक्ट और क्लोज ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ आपको लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करनी चाहिए। ओके, इस बीच देखिए कुछ स्टॉक्स जिनमें हम देख रहे हैं जमकर तेजी होती दिखाई दे रही। रेपको होम फाइनेंस आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। इसमें उछाल देखा गया है, 3% भागा है काउंटर कुछ देर पहले। और सुबह से जहां पर हमने देखा था आईडीएफसी और आईडीएफसी बैंक में बिकवाली की पोजीशंस देखी जा रही थी, वो भी धीरे धीरे करके पिकअप कर रहे हैं। आईडीएफसी बैंक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, ये लगभग 2% ऊपर है और आईडीएफसी इसका नुकसान कम होता हुआ। आईडीएफसी इनफैक्ट करीब 2.5% की गिरावट पर ट्रेड कर रहा है और ये 3-4% टूटा था। अब निचले लेवल से थोड़ा सा यहाँ पर एक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ आई थिंक डिफरेंस है हमारी स्क्रीन पर और मेरे लैपटॉप पर। इधर वेज क्या सलाह होगी इस समय, बताइए किरण, आईडीएफसी और आईडीएफसी बैंक में क्या ट्रेड लिया जाए? नहीं, इधर भी चार्ट डिस्टॉर्टेड है हर्षदा जी, बहुत डिफिकल्ट है बात करना, क्योंकि डेटा जो आ रहा है वो भी रुक के आ रहा है, तो चार्ट्स क्लियर नहीं है। तो ये सही मान के चलना चाहिए कि डेटा अगर बराबर नहीं है तो कुछ ट्रेड ना ले, यही अच्छा होगा। इनफैक्ट शायद अनिल यही बात जो दूसरे लोग भी कह रहे थे कि कुछ रेट्स एडजस्ट नहीं हो पाई हैं, वहां पर कुछ डिफिकल्टी है। लेकिन कोशिश करते हैं एक्चुअली ये भी हो सकता है कुछ कैश और फ्यूचर्स के डिस्काउंट और ये भी ज़्यादा हो भी सकते हैं। एक बार ये एनएससी पर चल रहा है 5840, ओके। बीएससी लाइए, हाँ नहीं आईडीएफसी और आईडीएफसी बैंक दोनों अलग अलग नहीं दिखाइए, नहीं ऐसा मत करिए। हाँ, ये आईडीएफसी बीएससी है, ठीक है। अब आईडीएफसी एनएससी लाइए, 56 रुपये 80 पैसे, 58 रुपये 40, फिर भी काफ़ी फर्क है। बिल्कुल आप सही कह रही है, इतना फर्क होना ही नहीं चाहिए, कोई रीजन नहीं कि इतना फर्क हो। तो जैसे कि वही किरण कह रही है, थोड़ा सा डिफिकल्ट ट्रेड बनता दिखाई दे रहा है, कंफ्यूजन है। इधर वेज किरण, चलिए कुछ और स्टॉक्स पर बात करते हैं जहां पर एक्शन है। और होपफुली मैं पीएसयू बैंकों में ये डिफरेंस नहीं ढूंढूं, लेकिन पीएनबी, यूनियन, ओबीसी, इन सब स्टॉक्स में तेजी बनी है। कुछ पिक इस समय की? कैन बैंक मुझे ज्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखते हैं तो करीबन 13.5% ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने को मिल रहा है। एक मुश्किल से 1-1.5 घंटा हो गया, फिर भी अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ एक उछाल देखने को मिल रही है।
तो मेरा मानना है कि इधर से और भी बढ़त देखने को मिल सकती है। टारगेट्स आपको देखने को मिल जाने चाहिए 365 से 368 के, और स्टॉप लॉस बहुत नजदीक वाला है, इसीलिए ये पसंद आता है मुझे। 355 356 का स्टॉप लॉस होगा, तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड इनिशिएट करके चलना चाहिए। दूसरा एक स्टॉक जहां पे मुझे अच्छा डेरिवेटिव डेटा के हिसाब से देखने को मिल रहा है वो ओरिएंट बैंक है। ओरिएंटल बैंक भी मुझे लगता है कि इधर से अच्छी खासी मूव देता नजर आएगा। इधर स्टॉप लॉस करीबन 149 का रखना चाहिए, 150 150 पे ट्रेड कर रहा है, और अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस के अगर आप पोजीशन ले तो 160 के ऊपर के लेवल्स आपको देखने को मिल पाएंगे। ओके, परफेक्ट। तो मुझे लग रहा है हर्षदा, ये जो डिफरेंस है इनके रीज़न ये हो सकते हैं, नॉट श्योर, लेकिन कुछ स्टॉक्स जो एक्टिवली ट्रेडेड है शुक्रवार को और आज जो खबरों के दम पर, राइट, जिसमें आईडीएफसी बैंक, श्रीराम वगैरह ये सब रख सकते हो। हुआ क्या होगा जब सुबह शुरुआती 40 मिनट में एफएनओ एनएससी का बराबर चल रहा है जी, कैश नहीं चल रहा है, एक्सचेंज बीएससी का कैश का बराबर चल रहा है, तो जिन लोगों ने कहीं न कहीं अपनी तेजी या मंदी की पोजीशन के सामने बीएससी में पोजीशन हेज की है, तो वो बीएससी में कैश मार्केट में आप पोजीशन को रिवर्स कर रहे होंगे। वायदा कारोबार में तो लिक्विडिटी होती, लेकिन बीएससी के कैश मार्केट में कितनी लिक्विडिटी वो आप और हम जानते हैं, तो बड़ी मुश्किल से। तो ये जो भाव का बड़ा फर्क दिख रहा है 2-2.5% का कुछ स्टॉक में, अदरवाइज कैश के मार्केट में, ये कैश मार्केट के भाव में ये फर्क होना ही नहीं चाहिए, हो ही नहीं सकता। इसकी बड़ी वजह ये है कि जब आप इस तरह के डिजास्टर में कोई इलिक्विड स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड करते हैं और बाद में ये पोजीशन घुमानी, तो यही वजह है कि एक हम लगातार सीएनबीसी आवाज़ पर ये मांग कर रहे हैं कि इस तरह के माहौल में जब आप इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में पैसा लेते हैं तो फिर एक्सचेंजेस को चाहिए, रेगुलेटर सेबी को चाहिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री को चाहिए कि वो इस नुकसान की भरपाई करने की कोशिश करें। एक और चीज़ जो मुझे ध्यान में आती है हर्षदा, जो आज सुबह से हम बात नहीं कर पाए, वो ये कि एनएससी ने अच्छा खासा इंश्योरेंस कवर भी ले रखा है डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम की, तो मेरे ख्याल से इसे ही डिजास्टर कहते होंगे डेफिनेटली सोनिल, क्योंकि आपने आईडीएफसी बैंक की बात में श्रीराम ट्रांसपोर्ट के भी स्टॉक लेवल्स देख रही थी। एनएससी में ये करीब 5.5% नीचे है, ओके, 1028 पर ट्रेड कर रहा है, ओके। बीएससी में 1057 के भाव देखने को मिल रहे, तो 30 रुपए का डिफरेंस है। हाँ, तो मेरा कहना है कि फिर डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम और जो इंश्योरेंस कवर आपने ले रखा है उसको आप इंश्योरेंस कवर मांगिए और वो छोटे इन्वेस्टर्स को दीजिए जिन्हें नुकसान हुआ है आज के सेशन में। और ये हमारी गुहार है एनएससी से, सेबी से, फाइनेंस मिनिस्ट्री से, सरकार से, कि छोटे इन्वेस्टर्स के नुकसान की भरपाई ज़रूर आपको करनी चाहिए आज के सेशन में। और आप ये देख सकते हैं साफ तौर पर जो जिस तरह से प्राइसेस के डिफरेंस है वो समझ में आ रहा है। इसकी एकमात्र वजह यही है कि एक एक्सचेंज बंद है, एक खुला है, तो जाहिर सी बात है कि इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स नुकसान कर रहे हैं। हमारे साथ नीलेश शाह साहब हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि अब उनका ऑडियो दुरुस्त हो चुका होगा। नीलेश भाई बताइए, लाइफ टाइम हाई पर है बाजार, एक तरफ डर है कि बहुत महंगे, बहुत भाग चुके हैं, और दूसरी तरफ जब लाइफ टाइम हाई पर होता है तो इसीलिए होता है कि कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा ज़बरदस्त है, तेज़ी होगी तभी इस लेवल पर भी खरीदा जा रहा है। इसके बीच में बैलेंस कैसे करें, क्या करना चाहिए, तेज़ी में ही बने रहें? एक इन्वेस्टर को हमेशा ये समझना चाहिए कि इक्विटी मार्केट एक बॉक्सिंग रिंग की तरह है। यहाँ पे अंदर आए तो आप मोहम्मद अली भी हो तो कभी न कभी तो आपको चोट लेनी पड़ेगी। एंड यहाँ पे आदमी मोहम्मद अली तभी बनता है जब वो चोट खाने के बाद गिरता है और गिर के खड़ा होकर रिंग नहीं छोड़ता है। तो इक्विटी मार्केट रिस्की है, ऊपर होता रहेगा। एंड इसीलिए सबसे बेस्ट ये है कि आप जब निवेश कर रहे हैं तो अपनी रिस्क प्रोफाइल को समझिए। आप ओवर में लिवरेज पोजीशन चला रहे इक्विटी में, डेफिनेटली ये प्रॉफिट बुक करने का समय है, बिकॉज मार्केट अपने वैल्यूएशन के फेयर लेवल के ऊपर है, रिटर्न भी आपको अच्छा बन रहा है। तो ये नहीं, माफ कीजिएगा नीलेश जी, आज बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही है हमारे फ्रंट पर भी। वहां पर फिर से वो ऑडियो ग्लिचेस आते हुए, कोशिश करेंगे एक बेटर लाइन पर उनको लाने के लिए, लेकिन आज टेक्नोलॉजी के लिए आज से दिन अच्छा नहीं, एनएससी कोई नहीं ब्लेम कर सकते, एक्सेप्ट आईटी शेयरों के लिए दिन अच्छा है कि जब टेक्नोलॉजिकल दिक्कतें हो तो जाहिर सी बात है कि एक सेंटीमेंट के लिहाज से हर्षदा मान लिया जाए कि आईटी कंपनियों के लिए कामकाज बढ़े और उन्हें जरूरत भी काफी है और होपफुली ये कंपनियां फिर रिजॉल्व कर सके उस दिक्कत को। अनिल, आज के देखिए, क्योंकि टेक की आपने बात की, टीसीएस अब
4% ऊपर मेरी स्क्रीन पर। मैं अपनी स्क्रीन के भाव बताऊंगी क्योंकि आप जो सामने देखेंगे उसमें हम डेफिनेटली श्योर कि कुछ अलग ही दिखेगा। टीसीएस मेरी स्क्रीन पर 4.5% ऊपर है और विप्रो में भी 4% से ज्यादा की तेजी बनती दिखाई दे रही है। आप देखेंगे वो अंतर है। क्या सलाह होगी बताइए किरण? टीसीएस ने पिछले 4 बार ये इन लेवल से अच्छा खासा मूव लिया है और ये लेवल जो है वो राइजिंग ट्रेंड लाइन वैल्यू है। इसने बॉटम जो बनाया था जो नवंबर 2016 का और दूसरा बॉटम जो करीबन जनवरी 2017 का बनाया था, अगर इन दो बॉटम को ज्वाइन करते और ट्रेंड लाइन खींचते हैं तो इस बॉटम की वैल्यू करीबन 2350 थी। आज उन्हीं लेवल से एक अच्छी बाउंस देखने को मिल रही है। जो लिमिटेड डेटा है उसमें अच्छे खासे वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। मेरा मानना है इधर से और भी बढ़त देखने को मिलेगी और अगर 3-4 दिन का अगर अवधि ले ले तो करीबन 25-30 के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए। तो मेरा मानना है कि जो इंडेक्स में हम जो अप मूव देखने को हम जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं, शायद आईटी सेक्टर एक होगा जो कि आउट परफॉर्मर के तौर पे खरा उतर सकता है। टाटा ग्लोबल बेवरेजेस का शेयर बीएससी पर आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे क्योंकि यहाँ पर हमने देखा एक अच्छा उछाल बनता हुआ 5.5% की तेजी इसमें दिखाई दे रही है। एनएससी के सौदों को मत देखिए क्योंकि वहां पर बिल्कुल मूव नहीं आने, पता नहीं कैसे लोग ट्रेड करेंगे। अच्छा, ये जो डिफरेंस है, अज्यूमिंग किसी ने ट्रेड ले लिया तो फाइनली कल क्या ये प्री ओपन में एडजस्ट होंगे क्योंकि सभी स्टॉक अलग अलग लेवल्स पर ही टिकेंगे? नहीं, जो क्लोजिंग तो दोनों एक्सचेंज की जो होगी उसी हिसाब से होगा। पर अगर ये ऐसी स्थिति यहाँ पर टाटा ग्लोबल 158 पर बंद होता है एनएससी में और बीएससी में 160 प्लस पे, जो होगा वही होगा क्योंकि अब देखिए दोनों एक्सचेंज खुले हुए हैं, कंटिन्यूस ट्रेड कर रहे हैं। तो एक मिनट दोनों एक साथ दिखाइए भाई जरा, टाटा ग्लोबल बीएससी एनएससी, ये क्या हो क्या रहा है, क्या समझ ही नहीं आ रहा। वो मतलब ये 166 है बीएससी का भाव, ये बीएससी का भाव बता रहे हैं, एनएससी का भाव है 158 रुपए 45 पैसे। कैसे चलेगा? ओह, ये तो समझ ही नहीं आ रहा कि ये क्या करने वाले हैं एक्सचेंजेस। क्योंकि देखिए एक चीज बहुत क्लियर है हर्षदा, जो भाव बीएससी पर आ रहे हैं वही आज सही माने जानी चाहिए। अच्छा, एक्चुअली सही क्या माना आप? एक चीज और देखिए, एक मिनट वापस लाइए दोनों, एक वापस लाइए, मैं बताता हूँ अब क्या हो रहा है। आप देखिए लेफ्ट साइड एनएससी, लेफ्ट साइड बीएससी है 158, नहीं 158 एनएससी है, 158 एनएससी है, वहां पे 3 मिलियन 30 लाख शेयरों का ट्रेड है और इधर बीएससी है जहाँ 17 लाख शेयरों का ट्रेड है। अब ट्रेड यहाँ ज्यादा है, भाव यहाँ ज्यादा है और प्रॉब्लम एनएससी की है। तो आप ये सोचेंगे कि इसका भाव सही नहीं मानूं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भाव उधर ज़्यादा है, वॉल्यूम उधर कम है, वॉल्यूम इधर ज़्यादा है, भाव इधर कम है। आप किसको सही मानेंगे भगवान जाने। टाटा ग्लोबल एक काम करता हूँ, मैं देख लेता हूँ। इसका मतलब ये प्रॉब्लम जो है ना, ये सारी समस्या अभी भी एनएससी की है क्योंकि 167 का भाव एफएनओ में चल रहा है। तो एफएनओ का भाव, एफएनओ तो सुबह से बराबर है, तो इसका मतलब क्लियर कट है। भाई जरा फ्लैश कीजिए वापस से कि एनएससी के कैश मार्केट के भाव अब भी सही नहीं आ रहे हैं। ये दर्शकों को बताना जरूरी है ताकि दर्शक जब ट्रेड करें तो उन्हें ध्यान रहे। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। अच्छा, हमारे साथ वो ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन साहब भी कार्यक्रम में शामिल हो गए। संदीप जी, अभी भी ये समस्या आ रही है कैश मार्केट के भावों में? एनएससी पर कुछ भी भाव आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कुछ बाय प्राइस ऊपर है, सेल प्राइस नीचे, फिर भी ट्रेड नहीं हो रहा है। और अभी देखिए हम आपके सामने रख रहे हैं जहाँ 158 रुपये का भाव एनएससी पर चल रहा है टाटा ग्लोबल के कैश में, 166 का भाव बीएससी पर चल रहा है, एफएनओ में 167 का भाव है। ये इतना फर्क क्यों फिर? देखिए प्रॉब्लम्स तो आ रही है। देखिए कैश मार्केट में एनएससी का कैश मार्केट रीस्टोर नहीं हुआ, बल्कि वहां पे जो आज नया आईपीओ था एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, उसके इनफैक्ट भाव सही आ रहे हैं। बाकी जो पुराने जो लिस्टेड स्टॉक्स है उनमें प्रॉब्लम आ रही है। और बट जो ट्रेड प्राइस है, एलटीपी को देख के ट्रेड किया जा सकता है। एनएससी में जो एलटीपी के प्राइसेस है उसके हिसाब से तो कहीं ना कहीं वो क्लोज टू बीएससी है, बट स्टिल आई वुड प्रेफर कि आज बीएससी में ही ट्रेड करें। जो भी छोटे निवेशक है, जो रिटेल इन्वेस्टर्स है, वो सर्टेनली बीएससी में एकदम रोबस्ट चल रहा है सिस्टम। एंड वी मस्ट अप्रिशिएट कि कहीं ना कहीं ये स्टैंड नहीं आया कि एनएससी में आज प्रॉब्लम है तो बीएससी को बंद कर दिया जाए, बीएससी में भी ट्रेडिंग स्टॉप कर दिया जाए। वो सही है, वो नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं एक रास्ता तो है और यहाँ पे ट्रेडिंग एकदम सुचारू रूप से चल रही है। तो बिल्कुल आज बीएससी पे फोकस किया जाए और वहाँ पे डिस्टर्बेंस चल रही है, बाय एंड सेल कोट्स में फर्क आ रहे हैं। सो एफएनओ फिर भी रिस्टोर हो गया, एफएनओ में कोई वैसे दिक्कत नहीं आ रही, बट वहाँ पे भी आज अगर कोई आप
ऑप्शंस में देखें तो वहां पे लिक्विडिटी नहीं आ रही है, बुल कॉल स्प्रेड्स और कोई भी स्ट्रेटेजी बनाए ऑप्शन रिलेटेड तो वहां पे लिक्विडिटी इश्यूज आ रहे हैं, क्योंकि आज काफ़ी जो रेगुलर ट्रेडर्स होते हैं और जो अच्छे ट्रेडर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं हट रहे हैं। बट एक चीज़ खराब हो गई कि कई बार होता है ना कि एक अच्छी न्यूज़ के पहले बैड न्यूज़, और अच्छी न्यूज़ ये थी कि मार्केट ज़बरदस्त चला हुआ है और ख़राब न्यूज़ ये है कि इसमें पार्टी नहीं बना पा रहे हैं। ओके, एक और शेयर भारत फाइनेंशियल सर्विसेज जरा आपके सामने लेकर आते हैं। देखिए स्क्रीन पर जो एक्शन होगा वो सबसे पहले सबसे सही आपको सिर्फ और सिर्फ CNBC आवाज पर मिलेगा। हम बता रहे हैं, कोई चैनल आपको ये नहीं बता रहा है कि क्या दिक्कत हो रही है, हम बता रहे हैं आपको कि देखिए आपको क्या समस्या है। लेफ्ट साइड में भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये भाव है NSE का, राइट साइड में भाव है BSE का, 762 रुपए का भाव है और दिखा रहा है 741। ये तो NSE और BSE के भाव में फर्क। अब देखिए जो NSE का भाव है 741 वो वहीं रहने दीजिए, आइए फ्यूचर्स लेकर आइए। भारत फाइनेंशियल के फ्यूचर्स का क्या भाव चल रहा है, इससे आपको अंदाजा लगेगा कि किस तरह से भाव गलत अभी भी आ रहे हैं। तो देखिए भारत फाइनेंशियल का फ्यूचर मेरी स्क्रीन पर दिख रहा है 765। कैसे 761 का भाव कैश में और 765 का भाव हो सकता है फ्यूचर्स में? NSE को समझना होगा, भाव गलत चल रहे हैं, कैश मार्केट के भाव NSE के गलत हैं, अभी भी ये भाव ठीक नहीं हुए हैं। आप देख सकते हैं NSE और BSE के भाव में जो फर्क है, NSE के कैश और फ्यूचर्स के भाव में जो फर्क है, तो NSE के कैश मार्केट के प्राइसेस में अभी भी काफी दिक्कत हो रही है। जिन दर्शकों को ये दिक्कत महसूस हो रही है, आप प्लीज हमें ट्वीट करें, मेरे ट्विटर हैंडल पर, हर्षदा के ट्विटर हैंडल पर, CNBC आवाज के ट्विटर हैंडल पर हमें तुरंत मैसेज भेजें। किन शेयरों के भाव में आपको क्या दिक्कत होती दिख रही है, क्यों भाव अलग अलग आ रहे हैं, क्या ट्रेड करने में मुश्किलें आ रही है। तो इस वक्त सबसे बड़ी खबर फिर से आप देखिए, सिर्फ और सिर्फ CNBC आवाज तमाम निवेशकों को सतर्क कर रहा है कि सावधान रहिए, वो भावों पर भरोसा मत कीजिए जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि NSE के भाव में अभी भी उतनी ही दिक्कत है, कोई बदलाव नहीं हुआ है, फिर से प्रॉब्लम हो रही है और ये भाव गलत आ रहे हैं, एकदम गलत आ रहे हैं। तो NSE में कैश मार्केट में आप खास तौर से जब अगर कोई सौदा बिकवाली का कर रहे हैं तो ज्यादा सावधान रहें। और वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सारे भाव नीचे की तरफ है, बाजार तेजी से भाग चुका है, लेकिन NSE के भाव अभी भी वो नीचे के दिख रहे हैं। तो इसमें आपको बेहद सावधान रहना है। खास तौर से अगर आप कोई स्टॉक बेचना चाहते हैं तो बेचने का ट्रेड सिर्फ और सिर्फ BSE पर लें। अगर आपको डिलीवरी बेचनी है, कैश मार्केट में बेचने का ट्रेड करना है, वो NSE पर बिल्कुल ना करें, क्योंकि ज्यादातर स्टॉक के NSE के भाव बेहद नीचे दिख रहे हैं। ये बहुत बड़ा फर्क है जो किसी को समझ में नहीं आ रहा है। अब भी देखिए और लगातार क्योंकि हमें एक्सेस मिल रहा है कि फ्यूचर्स में वो रेट देखने का, BSE और NSE का भाव साथ में देखने का, मेरे ख्याल में हर रिटेल निवेशक के पास ये ऑप्शन नहीं होता। राइट। और तो वहां पर मामला फंस सकता है। और मैं इनफैक्ट ये देखने की कोशिश कर रही हूँ क्या ये सिर्फ F&O वाले स्टॉक्स में स्टार्क डिफरेंस है, लेकिन अगर आप सिर्फ कैश वाले स्टॉक्स भी देखें तो वहां पर भी ऐसी दिक्कत साबित हो रही है। MEP इंफ्रा में स्थिति है। ब्रिटानिया दिखाइए जरा, ब्रिटानिया में भी क्या इसी तरह की समस्या है? ब्रिटानिया देखिए, दोनों एक साथ दिखाइएगा, NSE BSE, जिससे अंदाजा लगे। देखिए NSE पर ये ब्रिटानिया 3748 का लेवल है। आइए NSE फ्यूचर्स 3729 नीचे दिखा रहा है। ओके, और BSE दिखाइए, उससे अंदाजा लगेगा कि किस तरह की दिक्कत आती हुई दिख रही। तो ये देखिएगा इस वक्त क्या समस्या है, किस तरह की समस्या है, ये देखना जरूरी है। भाव में फर्क तो दिखा है। चलिए हम थोड़ी सी देर और यहाँ पर अंदाज लगाने की कोशिश करेंगे क्या कुछ हो रहा है। इस बीच हम थोड़ा सा और देखते हैं किस तरह के भाव अलग अलग आ रहे हैं। ओके, हमारी रिसर्च टीम कह रही है कि डीवीज लैब में भी ये दिक्कत है और डीवीज लैब में हमने देखा जमकर ट्रेड सुबह में होता दिखाई दिया है। स्क्रीन पर लेकर आते हैं डीवीज लैब। वायदे में तो मैं आपको बता दूं 739 के आसपास ट्रेड कर रहा है और ये NSE का भाव है जहां पर 8% की मूव देखने को मिल रही है और BSE पर 6% से ज्यादा का उछाल, यानी कि लगभग औसतन अनिल मैंने नोटिस किया है, चाहे वो वायदे बाजार वाला काउंटर हो या फिर कैश मार्केट वाला काउंटर, 2% का डिफरेंस है। वो MEP इंफ्रा में भी दिखाई दे रहा है। MEP इंफ्रा BSE पर करीब 139.25 के आसपास है और ये NSE पर 139.85 पर है, तो वहां पर लगभग हमारे दर्शक हैं शरद खंडेलवाल जो कह रहे हैं कि ह्यूज प्राइस डिफरेंट इन स्नोमैन लॉजिस्टिक। देखिए स्नोमैन लॉजिस्टिक दिखाइए, स्नोमैन लॉजिस्टिक में किस तरह की दिक्कत आ रही है। ये देखिए ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आता हुआ दिख रहा है। अच्छा, साथ ही कुछ ब्रोकर्स हमें ये भी कह रहे हैं, कुछ हमारे दर्शक ये भी कह रहे हैं कि प्राइसेस NSE की वेबसाइट पर गलत दिख रहे हैं, NSE जो प्राइसेस ब्रॉडकास्ट कर रही हैं वो गलत हैं, लेकिन ट्रेडिंग सिस्टम पर भाव सही दिख रहे हैं।
अब अगर ऐसा है, बहुत अच्छी बात है कि ट्रेडिंग सिस्टम पर भाव अगर सही भी है तो फिर एनएससी की ब्रॉडकास्ट भी तो सही होनी चाहिए। नहीं तो देख लेते हैं, आप इससे पूछ लेते हैं। किरण हमारे साथ है। किरण, टाटा ग्लोबल क्या सेम लेवल्स देखे जा रहे हैं या अंतर है जो हम मेंशन कर रहे हैं? नहीं, मुझे एनएससी का डेटा मिलता है मेरे सॉफ्टवेयर पे। एनएससी पे डेटा कैश और फ्यूचर्स आप देख सकते हैं साथ में। बिल्कुल, उसमें अंतर दिखेगा आपको। 166.15 का भाव दिख रहा है एनएससी पे, और अगर फ्यूचर्स का डेटा देखे तो वो 167.25 है, तो काफी नजदीक है। तो मेरे ख्याल से ये दोनों भाव सही है। ओके, तो काफी कुछ अभी मुझे लगता है हर्षदा, अब जो बड़ी प्रॉब्लम हो रही है वो एनएससी के ब्रॉडकास्ट में हो रही है, राइट? हो सकता है ट्रेडिंग स्क्रीन पर भाव सही भी आ रहे हो, लेकिन जो ब्रॉडकास्ट, तो यहाँ पर भी बड़ी सावधानी की जरूरत है। सावधानी की जरूरत क्यों है वो फिर से बता दूं। देखिए, कई सारे इन्वेस्टर ऐसे हैं जो ब्रॉडकास्ट देखकर ट्रेड करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हर आदमी आप ट्रेडिंग स्क्रीन के सामने बैठा है। बाकी सारे लोग एक्सचेंज के बजाय टीवी स्क्रीन देखकर ट्रेड करते हैं, यहाँ से भाव लेते हैं। तो मेरा ये कहना है आप सब लोगों से, जो भी आप फ़ोन पर ट्रेड कर रहे हों या एनएससी के ब्रॉडकास्ट प्राइसेस जो गलत आ रहे हैं उसे देखकर डिसीजन लेना चाहें, एक काम आज ज़रूर करिए, और वो ये, जो भी ट्रेड करना हो उसके पहले अपने ब्रोकर को दोनों एक्सचेंज का भाव लें, एनएससी और बीएससी, और भाव का फ़र्क अगर कुछ हो तो सावधान होकर फिर ट्रेड करें। नहीं, खाली ऐसा नहीं कि पूछा क्या भाव है और आपने कोई ट्रेड कर दिया। तो बेहतर ये दोनों एक्सचेंज के भाव लें, मैच करें, बराबर चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, और उसके बाद आप ट्रेड लें। ये साफ तौर पर दिख रहा है। तो एनएससी के ब्रॉडकास्ट में अभी भी दिक्कत है, इसमें कोई डाउट नहीं। एनएससी जो डेटा दे रहा है, जो ब्रॉडकास्ट कर रहा है, वहाँ पर समस्या आती हुई दिख रही है। ये इस वक्त का रुझान। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये समस्या पर हम और ज़्यादा विस्तार से बातचीत कराएंगे, लेकिन इस बीच लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। और इस बीच ब्रेक के दौरान हमने पता लगाने की कोशिश की कि एक्चुअली हो क्या रहा है। वो ये रहा है कि एनएससी की ट्रेडिंग स्क्रीन पर, आपकी जो ट्रेडिंग स्क्रीन है उस पर भाव ठीक आ रहे हैं, वहाँ पर भाव में ज़्यादा दिक्कत नहीं। कोई 2-4 स्टॉक को छोड़ दे, बाकी सबके भाव लगभग मोटा मोटी ठीक है। दिक्कत कहाँ रही? एनएससी ने क्या किया, एक समस्या सुलझा दी। कौन सी वो समस्या है? ट्रेडिंग स्क्रीन पर सही भाव आने की। लेकिन सिर्फ उतना नहीं है, एनएससी का काम ये भी कि जहाँ कहीं भी वो दुनिया भर में अपनी प्राइसेस देते हैं, जैसे कि अलग अलग साइट्स पे, वेबसाइट पर, अलग अलग जगह जो भी जितने भी लोग उनसे भाव लेते हैं, वहाँ हर जगह भाव सही जाना चाहिए। लेकिन जो मैंने अभी देखा है, क्या हो रहा है, जो एनएससी ने वापस प्री ओपनिंग सेशन शुरू किया था, उसमें जो प्री ओपनिंग पर जो प्राइसेस आई थी, भाव वहीं पर अटक गए। यानी कि एनएससी की जो ब्रॉडकास्टिंग हो रही है, जो रियल टाइम बेसिस पर जो भाव वो सब जगह देते हैं, वो अपडेट नहीं हो रहे हैं। थैंक गॉड, कम से कम ट्रेडिंग टर्मिनल पर भाव अपडेट हो रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि खाली आपने एक जगह समस्या सुलझा दी, समस्या सभी जगह सुलझानी है। तो एनएससी अभी भी स्ट्रगल कर रहा है, पूरी समस्या सुलझा नहीं पा रहा है। इसलिए कब कहाँ दिक्कत आ जाए पता नहीं। इसलिए मैं एक बार फिर से आपको अलर्ट करता हूँ कि भले ही अच्छी बात है कि एनएससी के ट्रेडिंग सिस्टम पर भाव अपडेट हो रहे हों, कैश के भी और फ्यूचर्स के भी, लेकिन बाकी ब्रॉडकास्ट में ये भाव अपडेट नहीं हो रहे। तो आप सावधान रहें, सतर्क होकर ट्रेड करें, दोनों एक्सचेंज के भाव पूछें और उसके बाद सौदा डालें। एफएनओ का है तो एफएनओ का भी पूछें, तीनों जगह के भाव लें, कंपेयर करें, और जल्दबाजी में कोई भी ट्रेड न करें। ये आपके लिए राय है। इस वक्त ये तमाम माहौल को देखते हुए एनएससी की तरफ से समस्याएं अभी भी पूरी तरह से सुलझना बाकी। लेकिन चलिए, बच चुके हैं 3 और वक्त है निफ्टी पर टॉप 3 ट्रेडिंग कॉल्स का। विकास सालुके निर्मल मंग सिक्योरिटीज के कह रहे हैं कि निफ्टी को खरीद के जाइए, 9700 हो गया अब आपका स्टॉप लॉस, 9840 का लक्ष्य अगले 2 दिनों में होगा हासिल। वहीं पुनीत किंद्रा भी कह रहे हैं 9710 के स्टॉप लॉस के साथ तेजी कीजिए, 9850 के टारगेट के लिए 1 से 3 दिनों की बात हो रही है, 9850 की तैयारी है। किरण, आप क्या ट्रेड लेंगे? मेरा टारगेट 9860 का आता है और इस ट्रेड के लिए 9750 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह होगी। ओके, तो वागले साहब का कॉल लेकिन उन्होंने हमें भेज दिया है, ये भी तेजी में ही है। 9860 का टारगेट इन्होंने दिया है और स्टॉप लॉस 9720 का लगाइए। हमारे सभी जानकार कह रहे हैं अब 9800 के ऊपर आपकी नजरें होनी चाहिए। 9850 से 9860 की बात सारे जानकार कर रहे हैं। इनफैक्ट इस समय आ रहा है एक अपडेट भारतीय एयरटेल को लेकर। अनिल कह रहे हैं ये 2000 करोड़ का निवेश करेंगे, अगले 3 सालों में डिजिटल फुटप्रिंट को और मजबूत करना चाहते हैं। However, इसमें इन्होंने कहा है पोस्टपेड सर्विसेज को मजबूत करेंगे, ऐप को अपडेट करेंगे। अब ऐप को अपडेट करने के लिए इतना पैसा तो नहीं लगेगा, मुझे लगता है इसके अंदर कुछ और डिटेल होगा। वो स्टॉक
एक एक्सचेंज पे तो 5% ऊपर है, 6 रुपए ऊपर, 1.5% ऊपर, 1.5% ऊपर है। आई डोंट नो व्हिच एक्सचेंज टू वॉच, लेकिन इस पर आपकी क्या सलाह होगी, क्योंकि आज टेलीकॉम में तो काफी एक्शन रहा है। संदीप जैन। देखिए सर्टेनली भारती एयरटेल एक मुझे ध्यान है, मैं अनिल जी के साथ शो में था, 310-15 के भाव थे और वहां से उसके बाद नीचे गया नहीं है, थोड़ा बहुत करेक्शन जरूर आया था 300 के नीचे का, बट ओवरऑल उस दिन से चल ही रहा है, क्योंकि सर्टेनली डिसरप्शन हुआ है, रिलायंस जियो के लॉन्च की वजह से प्रॉब्लम्स तो आई थी इंडस्ट्री में, बट एक चीज मानना पड़ेगा कि भारती इज द पायोनियर, और जो भारती कर सकता है, और अगर भारती जो एक तरीके से मार्केट लीडर और उसकी मार्केट कैप को अगर दूसरी कंट्रीज की जो बड़ी कंट्रीज है, वहां की जो सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनीज है उनकी मार्केट कैप के साथ कंपेयर करे तो बहुत सस्ती है। और मुझे ऐसा लगता है आज इनफैक्ट हमारे यहाँ रिकमेंडेशन भी था, बाय कॉल का रिकमेंडेशन सुबह ही हमारी रिसर्च टीम की तरफ से, तो मुझे स्ट्रांगली अभी भी मुझे कन्विक्शन है कि बिल्कुल इस स्टॉक में रहना चाहिए। और जो भारती ने सेट किए हैं स्टैंडर्ड्स, सर्टेनली रिलायंस इज अ वेरी बिग प्लेयर और बहुत एग्रेसिवली कर रहे हैं, बट जो पायनियर के जो बेनिफिट्स होते हैं, फर्स्ट मूवर के जो एडवांटेजेस होते हैं वो भारती में दिखेंगे, और मुझे यहां से भी कम 15 से 20% की चाल और दिखती है आने वाले कुछ महीनों में। ओके, तो ये है इस वक्त तमाम आपके इन स्टॉक्स पर आए जो टेलीकॉम से जुड़े हुए हैं, आज बड़े एक्शन में दिख रहे हैं, जबरदस्त तेजी होती दिख रही है। सरकारी बैंक, ये आज के स्टाफ ऑफ हमारे वागले साहब है ना हमारे साथ में इस वक्त। वागले साहब, सबसे बढ़िया तो सरकारी बैंक वही है जो सुबह सुबह हमने बातचीत की, कैनरा बैंक, पीएनबी, कैनरा बैंक और ओबीसी, दो स्टॉक बड़ी तेजी से दौड़ लगा रहे हैं। बैंक ऑफ इंडिया भी जो शॉर्ट कैंडिडेट था। ये बताइए अगर अब खरीदना है तो कौन सा खरीदें? अनिल जी, मैं अभी भी कैनरा बैंक के साथ ही जाऊंगा, फॉलोड बाय ओबीसी एंड देन फॉलोड बाय पीएनबी। तो मेरा ओपन इंटरेस्ट जिस तरह से बिल्डअप हो रहा है, मैं अभी भी कैनरा बैंक के साथ ही जाऊंगा। मुझे अच्छी खासी कल मूव और एक्सटेंड होते हुए दिखती है। ओके, कैनरा बैंक एक प्रेफर्ड पिक। इनफैक्ट इससे पहले किरण भी कह रहे थे कैनरा बैंक प्रेफर करेंगे लेना। साथ ही आप देखिए कुछ और काउंटर्स जहां पर थोड़ा सा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। एबी मनी में हमने देखा है सुबह से थोड़ी सी हरकत देखी जा रही थी। साथ ही रिलायंस, इनफैक्ट भारती एयरटेल की बात की तो रिलायंस कम्युनिकेशन पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं, क्योंकि ये भी काफी जोश में है। संदीप जैन, क्या सलाह होगी? आरकॉम ने तो ऑफकोर्स अपने इश्यूज को थोड़ा बहुत ठीक करने के लिए और मोहलत मांगी है, उस पर होपफुली काम भी कर रहे हैं। स्टॉक काफी भागा है आज, मेरे ख्याल में बीएसई पर 7% का उछाल दिखा रहा है। वहीं भारती एयरटेल देखिए 2000 करोड़ का निवेश करेंगे उन्होंने कहा, और बीएसई पर 5% का उछाल। देखिए कुछ तो आज स्टॉक स्पेसिफिक शॉर्ट कवरिंग मूव्स भी है, और जो सेबी की जो वो थी फ्राइडे इवनिंग को प्रोमिसरी नोट्स को लेकर जो अनाउंसमेंट्स थे, तो कुछ तो ऐसा लग रहा है कि जो ओवरऑल जो बहुत ज़्यादा बीटन डाउन स्टॉक्स थे वहाँ पे शॉर्ट कवरिंग भी हो रही है। और दूसरा आरकॉम की एक खास बात यह है कि उन्होंने वीकेंड पे जो अनाउंसमेंट्स किए, और पहले भी उन्होंने जून 1-2 तारीख को भी क्लैरिफिकेशन अनिल अंबानी जी ने दिया था, और अभी भी दे रहे हैं कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। एंड सर्टेनली उनकी बातों में वो कॉन्फिडेंस दिखता है कि कहीं ना कहीं ये इशू को रिजॉल्व तो कर पाएंगे। तो बहुत ज़्यादा डाउनसाइड तो यहाँ से दिखता नहीं है। 18, 19, 20 रुपए का डाउनसाइड जो बना था वो एक डाउनसाइड है। बट ओवरऑल मैं एक राय ये भी दूंगा कि अननेसेसरली ये स्टॉक को बाय नहीं करें, क्योंकि बाइंग के लिए कोई बहुत ज़्यादा मुझे कोई लॉजिक दिखाई नहीं देता है। ये बाउंस बैक है, और कहीं ना कहीं जिन्होंने ले रखा है वो बिल्कुल होल्ड करें। कहीं ना कहीं एग्जिट ऑन बाउंस की रणनीति अपनाई जा सकती है, बट वो भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस के साथ, क्योंकि जब इतना ज़्यादा टूट जाता है स्टॉक तो कहीं ना कहीं टेक्निकल्स को बहुत स्ट्रांगली ट्रैक करने पड़ते हैं, क्योंकि फंडामेंटल्स तो प्योरली अब जो डेट्स ये रिड्यूस करेंगे उसके हिसाब से चलेंगे। बाकी कोई बहुत ज़्यादा विशेष कोई फंडामेंटल्स में मुझे कोई प्लस पॉइंट्स दिखाई नहीं देते। चलिए, ये बात टेलीकॉम कंपनियों की हुई, लेकिन बैंक्स की हम लगातार बात कर रहे हैं, और कल से वो ऑफिशियल रिजल्ट सीजन किक ऑफ करेगा। इंडसइंड बैंक अपने नतीजों का ऐलान करेगा और उसी पर नजरें रहेंगी। देख लेते हैं स्टॉक आज कहां ट्रेड कर रहा है, और फिर वरुण दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं जो बताएंगे कि क्या उम्मीद है। वरुण, बताइए क्या एक्सपेक्ट करें इस क्वार्टर से इंडसइंड बैंक में?
देखिए नतीजे तो इस बैंक के अच्छे रहेंगे। जो लगातार बेहतरीन ग्रोथ मोमेंटम ये बैंक डिलीवर करते आया है वो इस बार भी डिलीवर होगा। नेट इंटरेस्ट इनकम में करीब 27% के आसपास का जंप देखने मिलेगा। नेट जो मुनाफा है कंपनी का उसमें भी 25% के आसपास का जंप देखने मिलेगा। लेकिन याद रखें बैंक की जो लोन ग्रोथ है उस पर आपको खास नजर रखनी होगी। इस बार अनुमान है कि करीब 25% के आसपास की वहाँ बढ़ोतरी होगी, लेकिन उसमें जो कमर्शियल व्हीकल्स की लोन ग्रोथ है उस पर खास नजर होगी, क्योंकि पिछले क्वार्टर में वहाँ जो लोन ग्रोथ थी कमर्शियल व्हीकल्स की वो थोड़ी अनुमान से कम रही थी। लेकिन इस बार माना जा रहा है क्योंकि काफ़ी सारी जो कंपनी थे जैसे कि अशोक लेलैंड उनके सीवी सेल्स जो थे वो काफ़ी बेहतर रहे हैं, तो इसके लिए माना जा रहा है कि इस बार जो सीवी सेल्स है उसमें अच्छा खासा जंप आपको देखने मिल सकता है। वहीं इस बैंक की नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है 3.8% के ऊपर रहे तो उसे पॉजिटिव माना जाएगा। ग्रॉस एनपीए लेवल्स 1% के नीचे रहे तो उसे पॉजिटिव माना जाएगा। हालांकि एक इंपॉर्टेंट आंकड़ा है जिस पे आपको नजर रखनी होगी, जिसने पिछले क्वार्टर में मूड बिगाड़ा था, और वो है स्लिपेजेस का। पिछले क्वार्टर में कुछ बढ़ के वो आए थे जिसकी वजह से नतीजे जो थे वो थोड़े कमजोर लगे थे। इस बार भी वो एक आंकड़ा होगा जो कहीं ना कहीं डिसाइसिव फैक्टर रहेगा इस स्टॉक के रिएक्शन के लिए। तो इन तमाम शेयरों पर नजर रखें। लेकिन इस बीच जो सीएनबीसी आवाज ने मुद्दा उठाया उस पर एनएससी का ये कहना है कि तकनीकी गड़बड़ी की अभी भी वो जांच कर रहे हैं। ओके, तो अभी भी जो डेटा जो भेजे जाते हैं एनएससी के द्वारा अलग अलग वेंडर्स को, और उनसे जो डेटा लोगों को मिलते हैं अलग अलग वेबसाइट्स पर जाते हैं, वो प्री ओपनिंग सेशन के आगे के भाव ही नहीं बता रहे हैं। जो वापस 12:30 बजे 12:30 ही हुआ था ना शुरू, हाँ 12:30 बजे जो प्री ओपनिंग सेशन 12:15 से 12:22 हुआ और 12:30 से जो सेशन शुरू हुआ वहीं के वहीं दाम अटके पड़े हैं। अच्छी बात है वो ये कि ट्रेडिंग सिस्टम बराबर काम कर रहे हैं। कम से कम वो मैटर एनएससी ने दुरुस्त कर दिया, जहाँ ट्रेडिंग से रिलेटेड मामला था वो दुरुस्त कर दिया। लेकिन जहाँ वेंडर्स को वो अपने भाव भेजते हैं, अपने कोड्स भेजते हैं, जो स्ट्रीमिंग कोड्स होते हैं जो हर मिली सेकंड में रिफ्रेश होते हैं, वो अपने आप नहीं हो रहे हैं, ये है। और यही वजह कि हमने जब वापस से ये मुद्दा उठाया तो एनएससी का ये कहना है कि वो तकनीकी गड़बड़ी की जाँच कर रहे हैं। ये मामला स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया है और अब इसकी जांच के बाद देखते हैं क्या कुछ एक्शन आता हुआ दिखेगा। ये है इस वक्त का बड़ा अपडेट, बड़ी खबर इस वक्त आपके लिए। हर्षिता अनिल, लेकिन एयू स्मॉल फाइनेंस की बात कर लेते हैं क्योंकि हमने देखा है काफी धमाकेदार लिस्टिंग है। हालांकि इसकी चर्चा हमने दिन भर की है, लेकिन एक बार राय ले लेते हैं संदीप जैन से कि अब क्या सलाह होगी। 543 पर संदीप, पैसे तो बने हैं और बम्पर रिटर्न्स इसने दिए हैं आज फर्स्ट डे पर, होल्ड करेंगे? जबरदस्त रिटर्न बने और लास्ट टू लास्ट फ्राइडे जब इसका लास्ट डे था लिस्टिंग सब्सक्रिप्शन का, तो मैं अनिल जी के साथ सुबह वाले शो में था और मैं शायद एक दूसरे एनालिस्ट के साथ मेरी थोड़ी सी ओपिनियन डिफर कर रही थी, बट आई वाज वेरी एग्रेसिव और मुझे अब थोड़ा सा भाव जरूरत से ज्यादा बढ़ गया। लिस्टिंग की उम्मीद थी, मैं अनिल जी के साथ सहमत हूं। सुबह मैं उनको बहुत ध्यान से सुन रहा था लिस्टिंग के पहले की बहुत जबरदस्त तरीके से बुलिश हैं, बट इतना बुलिश, इतना मार्केट रेस्पॉन्स देगा ये थोड़ा मतलब ज्यादा हो गया। और मेरे हिसाब से अभी भी जो प्राइस है 543 रुपए, जिन्होंने ले रखा है वो होल्ड करके रख सकते हैं। फ्रेश बाइंग इन लेवल्स पे नहीं करें, नीचे आने का थोड़ा इंतजार करें। बाकी जिन्होंने आईपीओ में जिनके आए हैं वो थोड़ा बहुत एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के बने रहे स्टॉक में, क्योंकि एक खास बात क्या है कि कंपनी पहली आईपीओ आई है कोई भी एक स्मॉल फाइनेंस बैंक की, ऑलरेडी लिस्टेड दूसरे हैं, बट ये तो एक इसका एक अलग ही चार्म है। दूसरा जो क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टर्स थे शुरुआत से, क्योंकि ये जयपुर की कंपनी है तो मैंने बहुत क्लोजली इस कंपनी की ग्रोथ को देखा और ट्रैक भी किया है, और बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी है प्रमोटर्स की, जो टीम है उसकी क्वालिटी जबरदस्त है। दूसरे जो बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के जो बढ़िया एम्प्लॉइज हैं उनको इस कंपनी ने कहीं ना कहीं अपनी टीम में डाला है। तो मुझे जो ब्रांचेस जो खोली इन्होंने 3-4 महीने में 350 ब्रांचेस, बहुत ही बेहतरीन इन्होंने दिखाई है ग्रोथ उस फ्रंट पे भी। और जो लास्ट डे जो 12% का जो एफआईआई का जो आरबीआई का जो आया कि एफआईआई इसका स्टेक बढ़ सकता है इसमें, वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव था। तो मुझे तो लगता है स्टॉक में बिल्कुल बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति अपनानी चाहिए। जिनको आईपीओ में मिला और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक में बिल्कुल बने रहें। अनिल, आपने इनफैक्ट ये कहा था कि 450 के ऊपर की लिस्टिंग होगी, अब लगभग 550 के लेवल्स देखने को मिले हैं और पिछले इश्यूज में भी वही आप लोगों ने सलाह दी है कि बेस्ट वे टू ट्रेड सीडीएसएल जैसी कंपनियां या फिर एयू होम स्मॉल फाइनेंस जैसी कंपनियां कि एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते जाएं, यानी कि जितना जितना शेयर बढ़े उतना आपका स्टॉप लॉस भी बढ़ता जाएगा। लेकिन बड़ा मुद्दा ये है कि ये स्टॉक कितना चलेगा। हाँ, इसमें ये पॉइंट आपने वो क्या ड्राइविंग फैक्टर रहेगा? इसका ड्राइविंग फैक्टर एक ही है रिश्ता, ये शेयर बहुत महंगा है। जब इशू आया तब भी महंगा था, लिस्टिंग के बाद और महंगा हो गया, आगे
और महंगा रहने वाला है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से आरबीएल बैंक था। और उसकी वजह बता दूं, सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह। देखिए, हिंदुस्तान में ये स्पेस लोगों को बहुत पसंद है। स्मॉल फाइनेंस बैंक, माइक्रो फाइनेंस वाला बिजनेस, भारत फाइनेंशियल टाइप का, जो आपको प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में मिल रहा है, जिस पर आरबीआई का पूरा कंट्रोल है, क्योंकि ये स्मॉल फाइनेंस बैंक है। और ये ऐसे बिजनेस किसको पसंद आते हैं? एफआईज को। और इस इश्यू में सबसे बढ़िया बात जो हुई है वो ये कि एफआईज के लिए विदेशी निवेश की जो लिमिट थी वो खुल गई। और जैसे ही खुल गई तो मैं आपको बताऊं कि पहले दिन इश्यू आने के लिस्ट होने के बाद लगभग 12.25% एडिशनल लिमिट खुली है एफआईज की तरफ से। सिर्फ और सिर्फ एकमात्र यही ड्राइविंग फैक्टर है। और यही वजह हम कह रहे थे कि देखिए, जहां खुले वहां से 20-25 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर इस स्टॉक को होल्ड कीजिए। और वही राय अब भी है। अब एफआईज कितनी मात्रा में खरीदेंगे, किस लेवल तक खरीदेंगे, ये कहना मुश्किल काम है। तो फिर सिंपल फॉर्मूला इस वक्त ये है कि आप 525 रुपए की जो प्राइस है उसका स्टॉप लॉस लगा लीजिए, होल्ड कीजिए। जितना ऊपर जाता है जाने दीजिए। किसी भी भाव से 20-25 रुपए का करेक्शन आए तो आप अपना एक स्टॉप लॉस समझकर प्रॉफिट बुक कर लें, अदरवाइज एंजॉय करें, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि कहाँ 450 रुपए, 450 रुपए का अंदाजा था, उसके सामने कहाँ देखिए 550 रुपए के भाव आते दिख रहे। तो लगभग 180 रुपए ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 150 रुपए अपनी इशू प्राइस से। और काफी लोगों ने हर्षदा ये कहा महंगा है, दूर रहिए, अवॉइड करिए। लेकिन हमारी बड़ी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन थी कि मार्केट कैसा भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये तो उस समय की बात है जब जीएसटी को लेकर लोग डरे हुए थे। तो पैसा तो बनेगा और बन रहा है, और बन रहा है तो बनने दें, होल्ड करें, जल्दबाजी न करें। कई सारे महंगे शेयर हैं जिनकी क्वालिटी अच्छी है। देखिए, चाहे वो आरबीएल हो, चाहे वो एवेन्यू हो यानी डी मार्ट, चाहे सीडीएसएल हो, किसी भी भाव में महंगे हो सकते हैं। लेकिन महंगे होने का मतलब ये नहीं कि शेयर और बढ़ जाए। तो यहाँ पर राय सिर्फ इतनी है कि और फ्रेश खरीदना है तो मत खरीदिए, लेकिन है तो उसको बेचने के लिए हड़बड़ी ना करें। ये फिलहाल अपडेट एयू स्मॉल फाइनेंस का आपकी स्क्रीन पर आता हुआ। साथ ही देखिए, आप जाते जाते क्या ट्रेड दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट अनिल, कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कोल इंडिया में कुछ हाल आ रहा है। इंडिया पर इनफैक्ट वागले साहब आप अपनी राय दीजिए, क्योंकि इतना थका आ रहा शेयर, कुछ तो वजह है यहाँ पर तेजी आ रही है। फंडामेंटल्स तो मुझे नहीं ख्याल में कि क्या बदला है इनके लिए, लेकिन क्या ट्रेड लेंगे वागले साहब? अर्शदा, बाउंस बैक है वेरी क्लियरली, बट अभी भी मैं समझता हूँ कि ये बाउंस बैक एक्सटेंड होगा 280, 275, वहां पर स्ट्रगल होगा। तो अगर आपने किसी ने यहाँ पर बाय किया है तो एक लिमिटेड अपसाइड के लिए ही प्ले कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता ये 280 के पार जाएगा। वहां पर मुझे मेरे हिसाब से ये बुक करके निकल जाना चाहिए। ओके, बुक करके निकले। ढीला शेयर है, थोड़ा और बढ़ जाए 270, 80, 90, 300, हर 10-10 रुपए में अटकेगा। तो ऊपर के लेवल पर कमज़ोर क्वालिटी का स्टॉक, ये तो सिर्फ इसलिए कि लाइफ टाइम हाई पर है, लोग सस्ते शेयर ढूंढ रहे हैं जो निफ्टी का हिस्सा है, भागे नहीं है, वो बढ़ जाए। और वैसे भी आज एनटीपीसी पर जिस तरह से सीएलएससी की रिपोर्ट आई है हर्षदा, अब थोड़ी सरकारी कंपनियां जो पीटी हुई है वो खरीदने का मन बड़े इन्वेस्टर बना रहे हैं। कुछ तो खरीदेंगे ना इस बाजार में, नहीं तो क्या खरीदेंगे। सस्ता जो है वही खरीदा जाए, वही होता हुआ दिख रहा है इस वक्त। और इसी में एक और स्पेस है फार्मा शेयरों की, जो आज बड़ी मजबूत है। और वागले साहब, कौन सा फार्मा शेयर है आपके रडार पर? अनिल जी, मैं अगर फार्मा स्पेस में कोई स्टॉक लूंगा आज के बेसिस पे तो वो होगा लुपिन। हालांकि जिस तरह से क्लोज हो रहा है वो इतना कंफर्टेबल नहीं है, फिर भी मुझे लगता है एक मूव कंटिन्यू होनी चाहिए अगले कुछ दिनों का व्यू लेके। 1250, 1280 तक का मेरा व्यू है। और 1100 के नीचे जब तक होल्ड, मतलब 1100 के ऊपर जब तक होल्ड करता है, मैं पॉजिटिव रहूंगा। ओके, तो ये फिलहाल राय लुपिन पर ये प्रेफर्ड पिक रहेगा। लेकिन इस बार ही देख लेते हैं हमारे जानकारों की ओर से क्या सौदे आपने लेने चाहिए, क्या सलाह आ रही है, एसटीबीटी करें या फिर बीटीएसटी। सुमित बगाड़िया की राय आपकी स्क्रीन पर। ये कह रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा लेकर जाएं, टारगेट 174 का, स्टॉप लॉस 162 पर लगाएंगे। इसके अलावा आज का जो आउट परफॉर्मर रहा है या फिर फार्मा के लिए जो हीरो रहा है वो है डीवीज लैब, टारगेट 770 और उसके आगे 780 का, स्टॉप लॉस 705 पर रखें। जय ठक्कर, आनंद राठी सिक्योरिटीज से बुलिश है। कॉनकॉर पर कह रहे हैं कि उसका फ्यूचर खरीदी 1150 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाकर 1202 पर ट्रेड कर रहा है। 1255 तक भागेगा ये शेयर। भेल के भी भागने की पूरी संभावना। 136 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ भेल खरीदिएगा 142 रुपए के लक्ष्य के लिए। किरण जादव हमारे साथ है। किरण जी, बताइए अपनी पिक्स। जैसे मैंने पहले कहा, कैन बैंक बहुत ही शानदार चार्ट पैटर्न है और डेरिवेटिव बहुत स्ट्रांग है। 352 का स्टॉप लॉस सेट करूंगा, या 355 कर सकते हैं, क्योंकि जब मैंने रेकमेंड किया उधर से अच्छी खासी मूव देखने को मिली है।
तो और टारगेट के लिए 366 से लेके 370 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। दूसरा होगा जेट एयरवेज। जेट एयरवेज में भी बहुत मुझे लगता है कि इधर से बहुत अच्छी मूव देखने को मिलेगी। स्टॉप लॉस रहेगा करीबन 355.99 का और टारगेट्स के लिए 618 के लेवल देखने को मिलेंगे। ओके, ये फिलहाल जेट पर तेजी का कॉल आता हुआ। बागले साहब, आप क्या चुन रहे हैं? अर्चना, मेरा भी पहला स्टॉक होगा कैनरा बैंक। वैसे मेरे दोनों ही BTST है। कैनरा बैंक बाय करके चले, मुझे मॉर्निंग से ही अच्छा लग रहा है। 357 का स्टॉप लॉस होगा, थोड़ा क्लोज स्टॉप लॉस लेके चलूंगा और मेरा टारगेट होगा 369। मुझे लगता है कल के दिन में आना चाहिए। दूसरा होगा BTST बाय इन टाटा ग्लोबल, जिसमें मुझे एक फ्रेश ब्रेकआउट नजर आता है। स्टॉप लॉस 162, टारगेट 177। अच्छा, कर्नाटका बैंक में भी आज हमने देखा है दिन भर काफी तेजी रही है, इस पर बागले साहब क्या कॉल है? अच्छा, वैसे तो सारे ही बैंकिंग स्टॉक्स अच्छे ही लग रहे हैं। कर्नाटका बैंक सस्टेन नहीं हो रहा है। अगर 180 के ऊपर निकलता है तो मैं ज्यादा कंफर्टेबल रहूंगा। थोड़ी अपसाइड है, बट जो क्लैरिटी कैन बैंक में या ओरिएंट बैंक में है वो कर्नाटका बैंक में नहीं है, क्योंकि क्लोजिंग जिस तरह से हो रहा है ऊपर में सस्टेन नहीं कर रहा है। तो एट दिस लेवल में थोड़ा सा वेट करूंगा। 180 क्रॉस करने दे, फिर एक फ्रेश मूव के लिए एंटर कर सकते हैं। ओके, और इस बीच बता दूं कि एनएससी के हवाले से जो खबरें बड़ी आती दिख रही है वो ये कि नोट कर लीजिए, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो आपको समझना ज़रूरी है, और वो ये कि अगर आज आपने 9:15 से 9:55 के बीच में शुरुआती 40 मिनट में वायदा कारोबार में कोई भी ट्रेड किया है तो आज का ट्रेड कैंसिल नहीं होगा। आज का ट्रेड कैंसिल नहीं होगा, ये बहुत क्लियर कट एनएससी ने कह दिया है कि एनएससी की तरफ से आगे जो सौदे हो गए वो माने जाएंगे, फिर वो चाहे कैश मार्केट के हो चाहे वायदा कारोबार के। क्या चाहे आपने सुबह प्री ओपनिंग सेशन में 9-9:15 के बीच में किए हो, चाहे 9:15 से 9:55 के बीच में वायदा कारोबार में किए हो, यानी कि आज का कोई भी सौदा कैंसिल नहीं होगा। तो आखिरी 7 मिनट बचे हैं आपके पास। अगर आपने कोई एनएससी में, बीएससी में पहले बाद में आगे पीछे ऊपर नीचे सौदे एक बार नहीं 2 बार कर लिए हों, कुछ भी कर लिए हों, तो तुरंत प्रभाव से अपने सौदे निपटा लें, क्योंकि एनएससी ने साफ तौर पर कह दिया कि किसी तरह का कोई भी ट्रेड जो सौदा हो गया वो हो गया, अब वो कैंसिल नहीं होने वाला है। ये एनएससी की तरफ से सफाई आ चुकी है। हालांकि एनएससी का मानना है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जो दूसरे सब जगह जो एनएससी की फीड जाती है, जो भाव जाते हैं वो ठीक करने की कोशिश करें, लेकिन हाँ, ट्रेडिंग सिस्टम वो कहने की दुरुस्त कर दिया है। न तो सौदों का टाइम बढ़ने वाला है, 3:30 बजे ही मार्केट बंद होंगे, अब से 6 मिनट बाद में ये भी बढ़ने वाला नहीं है। तो जो लोग अंदाजा लगा रहे थे कि 4 बजे 5 बजे ऐसा मार्केट बढ़ जाएगा, वैसा भी कुछ होने वाला नहीं, सौदे भी रद्द नहीं होंगे। तो आपके लिए क्लियर कट है, अगर आपने सुबह किसी भी भाव पर सौदा कर लिया तो वो सौदा सही माना जाएगा। ये एनएससी की तरफ से सफाई आती हुई है। अच्छा, ये हुआ क्यों इसका अभी भी पता नहीं है, कोशिश कर रहे हैं जांच हो रही कि एग्जैक्टली हुआ क्यों। और उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि ऑप्शन नॉर्मली होता है कि दूसरे बैकअप सिस्टम पर जाने का, लेकिन अगर वो ऑप्शन के लिए एनएससी जाता शायद और टाइम लगता है ट्रेड शुरू होने के लिए। अब क्या कहा है वापस? एक बैकअप सिस्टम होता है, हाँ, दूसरे आपसे वो चेन्नई में है, चेन्नई में इनकी बैकअप है। अगर उस पर शिफ्ट होते तो शायद और टाइम लगता कारोबार को शुरू होने में। अच्छा, इसीलिए उन्होंने 2 घंटे और लिए और फिर इवेंचुअली ये ट्रेड 12:30 शुरू हुआ। एनएससी कह रहे हैं कि आज की कोई ट्रेड डिफॉल्ट का खतरा नहीं। वो तो कहाँ से होगा, सौदे ही नहीं हुए तो कहाँ से ट्रेड डिफॉल्ट होगा, और कौन सा ऐसा लंबा चौड़ा मूव हो गया। तो ठीक है, निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ा है ऊपर, लेकिन नई लिस्टिंग में भी डिफॉल्ट का खतरा नहीं। डिफॉल्ट तो कुछ नहीं होगा, डिफॉल्ट का इशू नहीं है, क्योंकि नई लिस्टिंग भी आज देखिए 50% ऊपर लिस्ट हो गया। इशू डिफॉल्ट का नहीं है, इशू इस बात का है कि जिन लोगों को नुकसान हुआ उसके बारे में तो एनएससी अभी भी मौन है, चुप है, कुछ कहने से इनकार कर रही है कि भाई उनका क्या होगा। जिन छोटे छोटे ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स को नुकसान हुआ है एनएससी में जो ट्रेड बन रहा है उसकी वजह से, उनका क्या होगा ये अभी पता नहीं। लेकिन कुल मिलाकर ठीक है, एक चीज़ तो साफ हुई कि आज जो कुछ सौदे आपने कर लिए वो कर लिए, अब वो सौदे कैंसिल नहीं होंगे। तो आप बचे हुए 3-4 मिनट में फटाफट पहला काम यही कीजिए, अगर आपने कोई भी सौदे किए हुए हैं और उनको आप ये मानकर चले कि कहीं कैंसिल हो गया कर गया, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, तो अपने सौदे फटाफट निपटा लीजिए बचे हुए समय में। ठीक है ना हर्षदा? डेफिनेटली तो अनिल, और अब आखिरी 4 मिनट बचे हैं तो कुछ और ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। इनफैक्ट
बीएसई के ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। भारती, टीसीएस, विप्रो जैसे काउंटर्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं। हालांकि आज हमने देखा है थोड़ा सा नरमी का माहौल एमएनएम और आईटीसी जैसे काउंटर्स में देखने को मिला है। मिड कैप साइड पर देखिए रोल्टा में एक अच्छा उछाल आता हुआ, यहाँ पर रोल्टा कुछ अपने बुक्स को सुधारने की कोशिश कर रहा है, ये एक अपडेट जरूर आया था। इसके अलावा बर्जर पेंट्स है जिसमें तेजी बनती हुई दिखाई दी, सिंटेक्स जैसे काउंटर्स जहाँ पर थोड़ा सा एक्शन बना। तो वैसे ट्रेड्स दिखे हैं आज तेजी की तरफ कुछ चुनिंदा काउंटर्स में। इस पर इनफैक्ट मेटल्स में भी थोड़ी सी एक्शन देखने को मिली है। वेदांता देखिए करीब 1-1.5% ऊपर, जेएसएल स्टेनलेस जैसे काउंटर्स में कुछ तेजी बनी। कुछ खास पसंद है इन दोनों में इस समय किरण? वेदांता पे ही ध्यान रखना चाहिए। अच्छी खासी मूव, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था करीबन 250 का, वो क्रॉस कर दिया है, उसके बाद उसके ऊपर ही सस्टेन हो रहा है। और मेरा मानना है कि 263 एक लेवल है जिसके ऊपर मैं एग्रेसिवली बाय करने की सलाह दूंगा। 275 के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। 263 के ऊपर जब जाएगा तब स्टॉप लॉस बहुत नजदीक होगा 260 का, तो 3 रुपए का रिस्क लेके करीबन 12-13 रुपए का रिवॉर्ड्स आपको देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये है राय। और इस बीच आखिरी मिनटों में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखी, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी। और 9782 का हाई बनाने के बाद 9763 ये है लेवल निफ्टी का इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। तेजी के साथ कारोबार। आईडीएफसी ये एक और स्टॉक है जो आज सबसे ज़्यादा दबाव में। वागले साहब, जिन किसी के पास रह गया हो, सुबह की आपाधापी में बेच नहीं पाए और पिछले हफ्ते तेजी कर ली हो, क्या करें? 56.5 रुपये पर आ गया, इन लेवल पर थोड़ा रुक जाएं या फिर अभी भी लॉस बुक करके निकलें? क्या करना चाहिए? अनिल जी, थोड़ा बाउंस बैक के लिए मैं वेट करूंगा। इतने बड़े फॉल के बाद एक हल्का सा बाउंस बैक आएगा, बट वो लिमिटेड आएगा। मुझे नहीं लगता ये स्टॉक 59 क्रॉस कर पाएगा। तो एनीवेयर बिटवीन 58 और 59 बाउंस बैक मिलता है तो एक बार निकल जाएगी। ओके, निकल जाने में है समझदारी, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा इंतजार करें, ऊपर आने दें। श्रीराम ट्रांसपोर्ट, इसके चार्ट्स देखिए जरा किरण जी। 3.5% नीचे 1060, क्या करें? नहीं, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस मुझे लगता है कि इधर भी एक बाउंस बैक देखने में मिल जाना चाहिए। करीबन 1100 के लेवल देखने में मिल जाने चाहिए। अभी भी बाय किया जा सकता है 1030 के स्टॉप लॉस के साथ। हाँ, झंझट ही नहीं। ओके, इनफैक्ट बायोकॉन पर भी मैं राय लेने वाली थी। इस पर आपकी क्या सलाह होगी संदीप बागले, क्योंकि ये काउंटर काफी टूटा आज के डेवलपमेंट पर? अच्छा, तो बाउंस बैक तो आ सकता है, बट बेसिक पैटर्न खराब हो चुका है। तो मैं समझता हूँ ऊपर में बिकवाली करनी चाहिए। 330, 335 ये सही लेवल हो गए बेचने के। ऑन द डाउन साइड मुझे लगता है ये 310 और 300 के आसपास ये स्टॉक जा सकता है अगले कुछ दिनों में। चलिए आखिरी 1 मिनट ट्रेड को और आपको फटाफट बता दें, आज सुबह की गड़बड़ी के बावजूद बाजार एक हाई पर जाकर पहुंचा है। 9782 दिन की ऊंचाई थी, वहां से ठीक हम 20 पॉइंट नीचे हैं, तो 9761-62 के आसपास अगर बाजार टिकता है, ये भी हम हाईस पर ही जाकर दिन बंद करेंगे। टीसीएस आज का आउट परफॉर्मर रहा है, करीब 3% का उछाल इसमें देखने को मिला। साथ ही साथ आप गौर करेंगे भारती एयरटेल 5% ऊपर, विप्रो, कोल इंडिया, लुपिन, सन फार्मा ये काउंटर्स रहे हैं दिग्गजों में जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन। और मैं बीएसई वाले आउट परफॉर्मर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आ रही हूँ। साथ ही साथ टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एलएनटी, इन सभी काउंटर्स में हमने देखा काफी जोश था। डीवीज लैब को भी नहीं भूल सकते, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा एक बहुत बढ़िया खबर इनके लिए निकल कर आई। इनकी वाइजैक यूनिट को यूएस एफडीए ने जो पहले इंपोर्ट अलर्ट लगाया था वो हटा दिया है। 52 रुपए की बढ़त इस काउंटर ने आज दिखाई है। और सरकारी बैंकों ने आज पूरा मूड बनाया। अनिल, 200 पॉइंट की तेजी ने ही पूरा जोश डाला है। बिल्कुल, जिस तरह की दौड़ सरकारी कंपनी ने लगाई, सरकारी बैंक ने लगाई, काबिले तारीफ है। 330 अंक ऊपर सेंसेक्स जाकर बंद हुआ। बस कुछ सेकंड्स में फाइनल क्लोजिंग आ जाएगी। ये प्रोविजनल क्लोजिंग है, रिकॉर्ड हाइस पर। अगर एनएससी के लिए ये आज टेक्निकल दिक्कतों का दिन नहीं होता तो क्या शानदार दिन था। बट एनीवे, 2 वजहों से आज का दिन इतिहास में याद रखा जाएगा। एक तो लाइफ टाइम हाई की वजह से, लेकिन इसे हम भूल जाएंगे थोड़े दिनों में, क्योंकि बहुत बड़े कई सारे लाइफ टाइम हाई अभी आपको और बाजार में देखने हैं। तो दूसरी वजह से जो याद रखा जाएगा वो कि तीसरे प्रयास में जाकर एनएससी ने अपनी ट्रेडिंग फिर से शुरू की। तो आज का दिन
इन 2 वजहों से इतिहास में दर्ज तो ज़रूर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए, ये हो चुकी है क्लोजिंग, प्रीवियस प्रोविजनल क्लोजिंग, और आगे बढ़े उससे पहले एक बार हमारे स्टॉक 2020 के आज के मैच का रिजल्ट देखना भी ज़रूरी है। और आज के मैच में जो खास बात रही, देखिए SGX निफ्टी खराब ट्रेड कर रहा था, 30-40 पॉइंट नीचे था, और ऊपर से ये खबर पी नोट्स वाली आई। उसके बावजूद हमारे दोनों कैप्टन्स ने, आप देखिए 7:30 से 8 बजे जो टीम ने उसमें बता दिया कि देखिए खरीदारी और खरीदारी करनी है। देखिए किस तरह के रिजल्ट्स आए। फोटो फिनिश में नीरज ने बाजी मारी है 3% की रिटर्न के साथ, 2.5% के रिटर्न हेमंत की टीम के भी बेहद शानदार। आइए देख लेते हैं स्टार परफॉर्मर्स, कौन से शेयर है जिन्होंने किया है कमाल। नीरज की टीम आपकी स्क्रीन पर। नीरज ने आपको सुबह में ही बता दिया था कि बायोकॉन में आज मंदी की पोजीशन लेकर चले, सेल कॉल था। आज उसमें 4.5% की गिरावट वैसे ही देखने को मिली है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट, MTNL, ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स, ये इनकी टीम के धुरंधर हैं। हेमंत की टीम भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आ रहे हैं। BSCL, केयर, पटेल इंटीग्रेटेड और गति है इनकी टीम में शामिल। नहीं, ये BSCL कुछ गड़बड़ है मामला। BSC होगा खाली, BSC, हाँ BSC है। उन्होंने मुझे याद है ट्वीट भी किया था कि 5 रुपए का शेयर तो ले ही नहीं सकते ना। बिल्कुल। तो चलिए, फाइनली दमदार क्लोजिंग, 355 अंक ऊपर सेंसेक्स पर, सेंचुरी मार्क निफ्टी 105 अंक ऊपर, लाइफ टाइम हाई पर क्लोजिंग आज के बाजार की। आखिरी सौदा में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए क्योंकि आज के दिन का पूरा रिकैप हम लेकर आएंगे जरूर मार्केट टॉप 20 में। बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।